नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं करता हूं आप सभी दोस्तों का स्वागत। दोस्तों, लिंक्डइन के ऊपर मैंने पब्लिश किया है अपना एक आर्टिकल जो ये आपको समझा कर चलेगा और ये उस आर्टिकल का एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ बात कर चलूँगा कि अगर हमने किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है और हमने मन बना ही लिया है कि हम इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें, तो हमें उस स्टॉक के बारे में किस तरीके की बातों को रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, किस तरीके की ऑब्जर्वेशन से लेनी चाहिए और कैसे सोच के चलते हैं एक रिसर्च एनालिस्ट के टारगेट कस्टमर्स और एक रिसर्च एनालिस्ट या एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर किस तरीके से स्टॉक्स को समझ के चलता है। तो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करके चलूँगा मेरे कुछ इनपुट्स। मैं अपना एक मेथड आपको सिखाने की और समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, इसी के बिहाफ पर मैं एक एग्जाम्पल को एनालाइज करके दिखाने की कोशिश करूंगा अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि मैं मेरी रिकमेंडेशंस केवल मेरे क्लाइंट्स को ही देकर चलता हूं। दोस्तों, इसके बिहाफ पर किसी तरीके का कोई ट्रेड लेने का मेरा आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है और अगर आप मार्केट में कोई निवेश करने के लिए जाते हो तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी जगह पर देखा होगा कि एक सेलिब्रिटी स्टेटस रखने वाली कोई पब्लिक फिगर आपको एक स्टॉक को फ्री ऑफ कॉस्ट बता देती है। तो मैं ये हमेशा सोच के चलता हूँ कि यार, ये चीज़ अगर वो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं तो इसमें इनका किस तरीके का बेनिफिट होगा। ऑब्वियस सी बात है, इनका क्या नुकसान है इसमें ना। तो मतलब बताने में भी क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें इनका किस तरीके का बेनिफिट है। और दोस्तों, जब इस तरीके के स्टॉक को सभी लोग खरीद के चल रहे हैं और ये स्टॉक इतना कॉमन है कि सबको ही पता है, तो इसमें एक साथ इतने सारे लोग इन्वेस्ट करके क्या ये सारे लोग एक साथ अमीर बन सकते हैं? तो अगर ये अमीर बन सकते होंगे, तो ये बाकी के जो सारे लोग हैं गरीब क्यों हैं मार्केट के अंदर? तो मैं ये भी सोच के चलता हूँ। दोस्तों, इसके अलावा मैं ये चीज़ देख कर चलता हूँ कि आज अगर मार्केट में किसी तरीके का कोई मतलब कोई बिकवाली है, तो उस बिकवाली के अंदर खरीद कौन रहा है? भाई, इतनी बिकवाली है अगर, तो उस बिकवाली में कोई तो खरीद रहा है। तो वो क्यों खरीद रहा है और उसके पीछे उसकी क्या वजह है और वो खरीद के क्या कमा लेगा इसके अंदर? दोस्तों, अगली चीज़ जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट समझ के चलता हूँ वो ये कि अगर मार्केट में जब सब लोग बुलिश हो रहे होते हैं और सब खरीद रहे होते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा कौन सा पागल है जो इस समय पर बेच के गरीब हो रहा है। तो मैं अगला पॉइंट ये समझ के चलता हूँ कि ऐसा कौन बेवकूफ़ व्यक्ति है कि जो इस समय मार्केट पर इतने मतलब जिसमें सब लोग खरीद रहे हैं, उस समय पर भी ये बेच रहा है। तो इसे बेचने का क्या फायदा है, ये क्यों बेच रहा है? तो मैं कुछ बातों को ध्यान में रखकर चलता हूँ। देखो दोस्तों, मैं किसी जगह पर सही हूँ या गलत, यार ये तो वक्त बताता है और मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ में अपना एक चश्मा आपको दे रहा हूँ। इस चश्मे को पहनकर कुछ चीज़ें आप भी देख सकते हो। और मैं ये समझता हूँ कि एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर जो होता होगा, वो किसी बिजनेस के अंदर एक लंबे समय की हिस्सेदारी लेना चाहता होगा, तो वो ये ज़रूर देख कर चलता होगा कि भाई, ये जो कंपनी है, ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है। तो जिन बातों को वो सोच के चलता होगा, उसी तरीके से मतलब मेरे जैसा एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर या एक रिसर्च एनालिस्ट, क्योंकि देखो यार, मेरे जैसा रिसर्च एनालिस्ट ढूंढ कर चलता है कबाड़ में से जुगाड़। वो ये समझता है कि मार्केट के अंदर जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, उतना बड़ा रिस्क। मैं इसको एक बड़े छोटे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मेरे एक मित्र मेरे को मिले और मुझसे कहते हैं कि भाई, मेरे तेरे को तो थोड़ी बहुत नॉलेज है, तू जरा मुझे बता यार, 1 लाख रुपए से मैं मार्केट के अंदर एक पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ, तो क्या ये कैसे बन सकता है? तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि यार, आप मुझे बताओ, क्या आपने अपने पूरे जीवन भर में केवल 1 ही लाख रुपया कमाया है जिसको आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो? वो कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा, इसका मतलब ये निकल कर आता है कि आपने मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए का रिस्क उठाना है। मतलब आप मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए का रिस्क उठाने के लिए तैयार हो? वो कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा, मेरे भाई, आप मार्केट में 1 लाख रुपए का रिस्क उठाने के लिए तैयार हो, पर मुझे नहीं पता कि आपकी 1 लाख रुपए की रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी आज है या नहीं है। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ डिस्कशन करके सबसे पहले एक अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए और अच्छे से करनी चाहिए। उसके बाद आपको एक रिसर्च एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको मार्केट से रिसर्च करके स्टॉक सेलेक्ट करके दे और उनके बिहाफ पर आप अगर चाहो तो मार्केट में एंट्री और स्टॉप लॉस को फॉलो करके चलो। तो कुछ रूल्स मैं आज आपको समझा कर चलूंगा। इन रूल्स को आप समझ के चलना
और आने वाले वक्त में जब भी कभी आप मेरे क्लाइंट बनोगे, तो दोस्तों मैं आपको एक इसके बिहाफ पर बिल्कुल एग्जैक्ट इन्हीं पॉइंट्स के बिहाफ पर एक स्टॉक को मैं स्टडी करके आपको दिखाऊंगा। तो उस स्टॉक को स्टडी करके मैं देखिएगा। बाकी की मेरी रिकमेंडेशन के साथ मैं केवल आपको रिकमेंडेशंस और स्टॉप लॉस प्रोवाइड करके चलता हूँ, और बहुत कुछ जो एनालिसिस मैं उसके अंदर करके चलता हूँ वो टेक्निकल एनालिसिस होता है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो दोस्तों, एक इन्वेस्टर मार्केट के अंदर बहुत सारे डेटा को एनालाइज नहीं कर सकता, और ये होती है उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी की कमी होना। तो मतलब आप ही देखो, दिमाग की ये मतलब दिमाग की एक कमी होती है, जिसके अंदर वो ये देख कर चलता है कि लिमिटेड टाइम के अंदर अगर उसको बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करना होता है, तो वो बहुत सारे डेटा को प्रोसेस नहीं करता, और केवल उतने ही डेटा को प्रोसेस करता है जो उसके लिए मैनेजेबल हो। यही वो वजह होती है कि जब कभी मैं अपने क्लाइंट्स को कोई बात समझाता हूँ, तो मैं केवल उनको उतनी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ जितनी चीज़ें उनकी समझ में आ सकती है, मतलब उनके लिए मैनेजेबल है, मैं ये समझता हूँ। तो यहाँ पर उनको एक ही बात समझ में आती है कि गौरव, मुझे ये बताओ कि इसमें एंट्री कहाँ लेकर चलनी है, इस तरीके की एंट्री में मेरा रिस्क कितना है। यही चीज़ उनकी समझ में आती है कि मुझे एंट्री बताओ और मुझे इसके अंदर कितना रिस्क है, मुझे इसका रिस्क एसेस करके दो, और अगर ये रिस्क में मेरा ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, तो आने वाले वक्त में मैं अपने रिवॉर्ड्स को किस जगह पर बुक कर दूं। तो दोस्तों, आप अगर एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो फेमस पर्सनैलिटीज़ को, पब्लिक फिगर्स को देखकर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर कर चलते हैं, तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है कि आप एक स्टीरियोटाइप इन्वेस्टर हो। और दोस्तों, अब अगर आप किसी प्रोफेशनल ट्रेडर के बारे में सोचो, ये प्रोफेशनल इन्वेस्टर के बारे में सोचो, तो ये जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर होगा, ये जाएगा, और दोस्तों इस आर्टिकल के अंदर मैंने इस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये प्रोफेशनल इन्वेस्टर जाएगा और सबसे पहले समझने की कोशिश करेगा कि भाई ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस पैसा कैसे कमाता है। सबसे पहली बात कि आज अगर इस बिजनेस के अंदर मैं इन्वेस्ट कर कर चलूंगा, तो ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस पैसा कैसे कमाता है। अगर इस बिजनेस को हमेशा चलाकर रखना है, तो इस बिजनेस को हमेशा चलाने के लिए कितनी रनिंग कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, वो दूसरी इस चीज को समझ के चलेगा। दोस्तों, वो ये समझ के चलेगा कि इस बिजनेस से आज अगर मैं 1 रुपया कमाना चाहता हूं, तो उस 1 रुपये को कमाने के लिए मुझे कितने रुपए इस बिजनेस के अंदर लगाने पड़ेंगे, जिसको आप प्राइस अर्निंग रेशो के नाम से जानते हो, और आप लोगों ने बहुत इस टर्म का नाम सुना होगा। दोस्तों, सेम तरीके के और भी बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो आपके पास में 1 रुपया कमाने के लिए, जिनके अंदर हो सकता है इसके कंपैरिजन में ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते होंगे या कम पैसे लगाने पड़ते होंगे। तो प्राइस अर्निंग के रेशो का एक कंपैरिजन होता है। देखो दोस्तों, जब कभी किसी बिजनेस की शुरुआत को समझा जाता है, तो यहाँ ये समझा जाता है कि सबसे पहले कि किसी कंपनी का जो कंपनी है वो पैसा कैसे कमाती है। अगर इस बिजनेस को हमेशा चला कर रखना है, तो इसमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब कि इसकी रनिंग कॉस्ट कितनी है। दूसरा, इससे 1 रुपया कमाने के लिए हमारे को कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गए होंगे। दोस्तों, अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, जो बात अगर आपके को समझ आती है, तभी आप उससे आगे बढ़ो कि यार इस तरीके के बिजनेस के अंदर कैसे ऐसे रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। क्या ये रेगुलेटरी चैलेंजेस मैनेजेबल हैं? क्या ये कंपनी इन रेगुलेटरी चैलेंजेस को मैनेज कर पाएगी? क्या इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को ये झेल पाएगी, या पॉलिटिकल जो सिनेरियोज इस कंपनी के फेवर में या इसके खिलाफ बन रहे हैं, ये इसके साथ में अलाइन करती है या नहीं करती है। ये बातें अगर आपके किसी बिजनेस में आप पे इन सब का जवाब है, तब आप इस बिजनेस में आप आगे जाओगे, एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर आगे जाएगा, वरना वो इस बिजनेस से पीछे रहेगा। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ट्रेडर हो, तो एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझ के चलो, तो एक कंजर्वेटिव ट्रेडर भी इस तरीके के बिजनेस से दूर रहेगा जिसके जवाब इस चीज़ों के जवाब अगर उसके पास में नहीं होंगे। अब दोस्तों, मैं अगली चीज़ पर लेकर आता हूँ। दोस्तों, जब भी कंपनी कोई पैसा कमाती है, तो उस पैसे को उसने शेयर होल्डर्स फंड के अंदर रखा होता है, इसके अंदर प्रॉफिट भी, ये इन्वेस्टर से लिया हुआ पैसा, ये सब कुछ शेयर होल्डर्स फंड के अंदर है। दोस्तों, ये शेयर होल्डर्स का फंड अगर कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव कर रहा है, तो इसका मतलब कंपनी ग्रो कर रही है, और अगर ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है,
तो कंपनी का मतलब कंपनी डिक्लाइन की स्टेज में चल रही है। तो यहाँ पर हमें किसी भी शेयर के प्राइस और बुक वैल्यू के साथ उसका कंपैरिजन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों अगली चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट निकल कर आती है कि किसी भी स्टॉक की आपने प्राइस अर्निंग को भी समझ लिया, प्राइस बुक को भी समझ लिया। अब यार आने वाले वक्त में ये जो स्टॉक है कि क्या ये कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी। तो दोस्तों एक ऐसा रेशो जिसको कोई भी देख कर नहीं चलता, इसके अंदर जबकि मैं ये मानता हूँ बहुत ज़रूरी है कि किसी की प्राइस अर्निंग तो बढ़ रही हो, पर अगर उसके साथ ग्रोथ भी बढ़ रही हो तो मतलब ग्रोथ सपोर्ट कर रही है प्राइस अर्निंग को, तो इस तरीके का स्टॉक सोने पे सुहागा। दोस्तों अगर आपके पास में प्राइस अर्निंग तो इम्प्रूव कर रही हो लेकिन ग्रोथ उसको सपोर्ट ना करती हो, तो इसका मतलब है कि भैया सेलिब्रिटी स्टेटस वाला स्टॉक स्टे अवे। आने वाले वक्त में ये तो हवाई स्टॉक है, आने वाले वक्त में ये अपनी औकात दिखा देगा। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी स्टॉक की जो प्राइस अर्निंग है वो प्राइस अर्निंग इंप्रूव ना कर रही हो, कि मतलब मार्केट को पता ही नहीं है, लोगों में कंपटीशन ही नहीं है, लोग उसके बारे में जानते नहीं है, लेकिन कंपनी चुपचाप अपना काम करती जा रही हो, मतलब कंपनी ग्रो करती जा रही हो। तो कंपनी ग्रो कर रही है, प्राइस अर्निंग ग्रो नहीं कर रही है, मतलब ऐसा अंडर वैल्यूड स्टॉक है जो एक हीरा है और उसकी परख तो केवल जौहरी को होती है। और जिस दिन लोगों को इसके स्टॉक के बारे में पता चलेगा 5% का अपर सर्किट लगेगा और ये स्टॉक कॉन्टिन्यूस आपके पास में सर्किट में रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये लोगों को पता चलेगा उससे पहले किसी बड़े इन्वेस्टर ने अपनी बड़ी होल्डिंग क्रिएट कर ली होगी और वो आसानी से अपनी होल्डिंग को खाली नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर अब सर्किट लगने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि जो सभी सर्किट लगने वाले स्टॉक्स हैं वो अच्छे होते हैं या सभी सर्किट स्टॉक्स वाले स्टॉक्स बुरे होते हैं। मैं आपको एक सिनेरियो समझा कर चल रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट आपको समझा कर चल रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि इस लेक्चर के अंदर आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा और आने वाले वक्त में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप मेरे साथ जुड़ेंगे लिंक्डइन पर और आप मेरे गुल्लक के पोर्टफोलियोज को ज़रूर देखेंगे। मेरी सभी क्लासेस में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।